नमस्कार आप सभी को। और जो अपना पाचन तंत्र चल रहा था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था पिछली क्लास में। हमने पूरा इस डायग्राम के बारे में आपको एक एक चीज़ बताई थी। अब हम पाचन की क्रिया को स्टार्ट करते हैं कि यह डाइजेशन दरअसल होता क्या है और होता कहाँ से है, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत बार बताया है कि पाचन, वो जो बासा का फोटो बना हुआ है और उसमें ये जो मुख गुहा दे रखी है, वहाँ से पाचन शुरू होता है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा किसे कहते हैं, ये क्या है और कैसे इसका भाग होता है। तो देखो ये है मुख गुहा। ध्यान रखना, मुख गुहा दो भागों में बटी हुई होती है। कि सर ये दो कौन से भाग हैं, तो बिल्कुल हम इसको दो भाग अभी बताते हैं। तो एक तो होता है भाई जैसे कि मुख्य प्रगाण, ठीक है, और एक होता है मुख गुहा। तो इसको तो बोलते हैं बकल वेस्टिब्यूल। बकल वेस्टिब्यूल, और इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। तो ये कौन सी कहाँ तक होती है, तो आप जैसे देखो ये अपना मुख है और इस मुख में ये ओष्ठ है, दो लिप्स है, मतलब ये ऊपरी ओष्ठ है, ये निचला ओष्ठ है, ठीक है ना। और इसमें श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो इस जो ये ओष्ठ है, इसके और ये दांत के बीच की जो जगह स्पेस है वो कहलाता है बकल वेस्टिब्यूल। तो ये ध्यान रखना कि अपने ओष्ठ, ठीक है, ये ओष्ठ और दांत के बीच की जो जगह है, दांतों के बीच की जो जगह पाई जाती है, ओष्ठ दो होते हैं, एक ऊपरी होता है और एक निचला होता है। ध्यान रखना, मतलब ये चीज़ भी थोड़ी सी काम की है। मतलब तो ये जो ये जगह पाई जाती है बीच में, कि जैसे ये आपका देखो, अब ये तो थोड़ा थोड़ा सही तो नहीं बनेगा, बाकी ये जैसे इसके यूँ दांत है, मतलब ये मान लो ऊपर वाले दांत है और ये नीचे वाले दांत है। तो ये जो इससे लेकर ये यहाँ तक का एरिया है वो तो है इधर वाला, और ये फिर जो इधर मतलब ये अपनी ओरोफेरिंक्स, ये नेजोफेरिंक्स, और ये दोनों जगह से मिलकर वो क्या कहते हैं अधोग्रसनी बनती है। ये नेजोफेरिंक्स, ठीक है ना, नासाग्रसनी, और ये ओरोफेरिंक्स यानी मुख ग्रसनी, और ये अपनी अधोग्रसनी या फिर लैरिंगोफेरिंक्स जिसमें स्वरी यंत्र वगैरह पाया जाता है। तो ये जो यहाँ तक का पोर्शन पाया जाता है, मतलब ठीक है ना। तो ये मुख गुहा है, मतलब, और मुख गुहा भी है। और मुख गुहा का ये पहले वाला भाग दांतों तक का तो बकल वेस्टिब्यूल, और फिर ये जो ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़ा दोनों की जो छत मिलाकर बीच में ये जो अपना एरिया बनता है, ऊपर वाला ये जो तालू और नीचे वाला तालू जो मिलकर सरफेस बनाता है, या जो ये केविटी या गुहा जो बनती है, उसे कहते हैं मुख गुहा। तो ये फिर देखना, मतलब जो ऊपरी और निचले तालू के बीच का एरिया, ठीक है ना, तालू के बीच का एरिया। और ये जैसे ऊपर वाला भाग तो होता है कठोर, ठीक है ना, कठोर, और नीचे वाला होता है मुलायम, जिससे जीभ जुड़ी हुई रहती है। तो ये छत कहलाती है अपने मुख गुहा की, ऊपरी वाला तालू छत कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि मुख गुहा है वो दो भागों में बटी होती है सेम, जिसे मुखीय प्रगाण या बकल वेस्टिब्यूल एंड बकल कैविटी कहते हैं। और ये ऊपर वाला तालू है, नीचे वाला तालू है। और आपको देखो इसमें जबड़े भी होते हैं, ठीक है ना, मुख पर ये मुख में अपने जबड़े होते हैं। तो जबड़ों के बारे में एक मुझे कोई फैक्ट्स याद आया है, वो आपको मैं याद दिला देता हूँ या लिख लेता हूँ। एक तो होता है इसमें भी ऊपरी जबड़ा, है ना, एक होता है निचला जबड़ा। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि गतिशील कौन सा है, तो आप ही बताओ, हिला के देखो, मतलब कैसे रे, हिल तो ऊपर वाला रहा है। ध्यान रखना, ये ऊपर वाला नहीं हिलता है, नीचे वाला हिलता है। इसको पकड़ के बोल के कोशिश करना, आपसे बोला ही नहीं जाएगा। तो ये गतिशील होता है और ये स्थिर होता है। तो कभी सवाल ऐसा भी आ जाए ना, तब भी याद रखना ये स्थिर होता है। कैसे नहीं, हम तो ट्राई करेंगे, मतलब तो बिल्कुल आप ट्राई करना, मतलब ये ध्यान रखना। ये जबड़े के बारे में एक स्पेशल फैक्ट्स है कि मतलब गतिशील कौन सा होता है और स्थिर कौन सा होता है। तो आप इस बेस पर भी आप सवाल याद कर सकते हो। और मुख गुहा का तालु का ऊपर वाला और नीचे वाले से जीभ जुड़ी हुई होती है, जिसपे पेपिला होते हैं, मतलब स्वादंकुर होते हैं, जिनसे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। इसके अलावा अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, है ना, नहीं किया हो तो कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको मिटाते हुए
एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हम 15-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और टॉपिक ढंग से पढ़ भी सको मतलब। तो अब देखो मतलब मुख गुहा। अब मुख गुहा में हमारे और कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? मुख गुहा। तो मुख गुहा तो समझ गए आप कि आगे और पीछे वाला, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें पाया क्या क्या जाता है। एक तो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है भाई, लार ग्रंथियाँ। लार निकलती है मुंह से सबसे पहले। कोई भी जैसे मिठाई वगैरह गुलाब जामुन का नाम सुन लो तो आपको हो बस है ना, काजू कतली का सुन लो तो मुंह ही भर जाता है मतलब। तो एक तो लार ग्रंथियाँ होती है। एक भाई इसमें जीभ होती है जो बिल्कुल लपालप करती है और कई जगह सम्मानित करवाती है और कई जगह अपमानित करवाती है। और एक होते हैं दांत, ठीक है ना। तो ये दांत दिखाने के लिए भी होते हैं। जब सफल हो जाओगे तो बहुत अच्छे से दिखाओगे और ना सफल होंगे तो फिर छुपाना पड़ेगा। तो अब देखो सुनो मतलब लार ग्रंथियाँ, जीभ और दांत, तो हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं पहले। तो लार ग्रंथियाँ मनुष्य में 3 जोड़ी होती है या 3 प्रकार की होती है। तो आप बढ़िया लिखते जाना, सुनते जाना, पढ़ते जाना और ईयरफोन डाल के सुनना मतलब अकेले में। तो जो अपनी ये क्या कहते हैं लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है सर? तो ये भी बताते हैं बिल्कुल मतलब, है ना। तो जैसे ये आपका, ठीक है ना, ये आपका कान वान है मतलब, ठीक है ना। ये आपका ये नीचे वाला जबड़ा वगैरह है, ये आपकी जीभ वगैरह है, ठीक है ना। ये ऐसे मतलब ये आपकी आंख वगैरह है। तो ध्यान रखना, एक तो होती है पैरोटिड मतलब लार ग्रंथि पैरोटिड। एक सब मैंडिब्यूलर MANDIBULAR सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है ना। ग्लैंड यानी ग्रंथि, ग्लैंड। और एक होती है सब लिंगुअल LINGUAL। तो देखो पैरोटिड ये कान के पास पाई जाती है, कर्णपल्लव के पास, ठीक है ना। कर्णपल्लव के पास जो ग्रंथि पाई जाती है उसे पैरोटिड कहते हैं। और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना, और वो फैक्ट ये है कि ये लार ग्रंथियों में लार्जेस्ट होती है। तो लार ग्रंथियों में अगर पूछ ले कि भाई ये लार्जेस्ट कौन सी होती है तो वो कौन सी होती है भाई? पैरोटिड होती है, पैरोटिड, है ना। इसको कर्णजंब ग्रंथ की भी कहते हैं हिंदी में। तो आप हिंदी में याद मत रखना, इंग्लिश में रहेगा कि सर पेपर में हिंदी में आ गया तो बाइलिंगुअल पेपर आता है तो दोनों भाषा में आएगा, ठीक है ना। तो विज्ञान के टर्म्स मोस्टली इंग्लिश में काम आती हैं, तो आप उस टाइम उसका इंग्लिश वर्जन देख लिया करो। तो ये लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखना मतलब थोड़ी सी मतलब पैरोटिड ग्रंथि के बारे में कि लार ग्रंथियाँ भी होती है और लार ग्रंथियों में पैरोटिड ग्लैंड कर्णपल्लव के पास पाई जाती है यहाँ पर, और सबसे बड़ी होती है सब मैंडिबुलर दरअसल जबड़े को बोलते हैं। तो ये निचले जबड़े के पास यहाँ पाई जाती है हम लोग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पाई जाती है। और सब लिंगुअल जीभ को बोलते हैं, तो ये जीभ के नीचे यहाँ पाई जाती है। तो ये सब लिंगुअल ग्लैंड कहलाती है। इस तरह से मनुष्य में जो लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है। पैरोटिड जो सबसे बड़ी होती है, कर्णपल्लव के पास होती है, सब मैंडिब्यूलर जबड़े के पास होती है, और सब लिंगुअल जीभ के नीचे होती है। ये इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य जो मुख्य रूप से है वो जो कार्य है वो लार का स्रवण करना है, ठीक है ना, लार का सिक्रेशन करना है। तो लार का स्रवण इन तीनों ग्रंथियों से मानव में होती है। एक चीज याद रखना, लार का pH 6.8 होता है मतलब, है ना, 6.8 होता है। तो इस तरह से ये अम्लीय है, एसिडिक प्रवृत्ति की होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि लार का pH कितना होता है, लार का pH कितना होता है, लार का pH कितना होता है। तो वो 6.8 होता है, 6.8 होता है, 6.8 होता है, ये ध्यान रखना। और लार काम क्या करती है भाई? तो लार भोजन को एक तो लसलसा बनाती है, पहले से ध्यान रखना मतलब, एक तो लसलसा बनाती है, ठीक है, लसलसा बनाती है भोजन को। दूसरा क्या काम करती है भाई? तो भोजन को चबाने में लसलसा बनाती है और भोजन को चबाने में सहायता करती है मतलब, ठीक है ना। लार मिलते ही भोजन बढ़िया एकदम लसलसा बन जाता है, चबाने में सहायक सिद्ध होती है मतलब, ठीक है। अब 1-2 चीज़ें आपको और याद रखनी है, फिर आपका लार वाला काम हमेशा के लिए पूरा हो जाता है। तीसरी चीज़ याद रखनी है, इसमें 99% तो पाया जाता है भाई पानी, ठीक है ना, लार में, और 1% पाया जाता है
ये अपने एंजाइम वगैरह, दूसरे जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ वगैरह, ठीक है, एंजाइम और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मतलब। तो ये भी कभी कभी पूछ ले आपसे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मतलब कम से कम जब पढ़ रहे हो तो सवाल आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से लार वाला जो टॉपिक है आपको एक तरह से पूरी तरह से क्लियर होगा कि इसकी pH 6.8 होती है, जो हल्की अम्लीय होती है। ये भोजन में, मतलब जैसे देखो, भोजन को लसलसा बनाती हैं, भोजन को चबाने में सहायक होती है। 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है, और एंजाइम के साथ साथ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। और एक दिन में मतलब लमसम 1.6 लीटर, मतलब ठीक है ना, मतलब कि ऐसे लीटर पर डे लार का सिक्रेशन होता है। तो कभी कहीं पे कुछ क्वांटिटी पूछ ले तो उस क्वांटिटी के रूप में भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि एक दिन में लमसम 1.6 लीटर लार का सिक्रेशन होता है। अब जो काम की चीज वो ये है कि लार में दरअसल होता क्या है, मतलब कि इसके अलावा और क्या होता है। तो जैसे हमने बताया ना कि एक तो ये जो अपना सिक्रेशन है, इसके अलावा 2 एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो उन एंजाइम का जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो देखो आप कौन कौन से हैं, मतलब तो लार और ये एंजाइम, मतलब ठीक है, ये लार में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम भी ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ठीक है। एक तो होता है टाइलिन, है ना, टाइलिन या एमाइलेज, एक ही बात है भाई। टाइलिन बोलो या एमाइलेज बोलो, एक ही बात है, एमाइलेज, एमाइलेज। और एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है ना। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कभी पूछ लेंगे एग्जाम में कि लार में कितने एंजाइमों का सिक्रेशन होता है या स्थिरवण होता है, तो ध्यान रखना 2 प्रकार के एंजाइम, एक तो लाइसोजाइम और एक टाइलिन बोल दो या एमाइलेज बोल दो, एक ही है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। ये टाइलिन है ना, थोड़ा स्मार्ट है, मतलब ऐसे ध्यान रखना है। ये टेक्निक आप याद करने के लिए ट्रिक है, SMART। एस यानी स्टार्च को, एस यानी स्टार्च को किस में बदलता है, एम यानी माल्टोज में, माल्टोज में बदलता कौन है भाई, ये टाइलिन। तो आप ऐसे SM और टाइलिन इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हो। वैसे ट्रिक कहाँ काम आती है, ऐसे फालतू बेवकूफ़ बनाया जाता है, पर फिर भी कि सर ये थोड़े साइंस के यार ऐसे में अगर हो जाए तो क्या है, बहुत इजी भी तो है, ज़्यादा फंसने वाली कहाँ। स्मार्ट, S यानी स्टार्च, M यानी माल्टोज, T यानी टाइलिन या फिर एमाइलेज, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। कहने का मतलब हमारा पाचन मुख गुहा से शुरू होता है और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही हो जाता है। इसके अलावा देखो सुनो, ये जो मैंने लाइसोजाइम लिखा कि ये भाई साहब जी क्या काम करते हैं, तो ये भाई साहब जी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं कि अपने भोजन में जितने भी जीवाणु है, ठीक है ना, खाना खाते वक्त आ जाए, प्लस जो कोई सूक्ष्म जीव वगैरह आ जाए तो उनका मारते हैं, मतलब उनका मर्डर करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, मतलब। तो ये ध्यान रखना है, उनको नष्ट करने वाला एंजाइम का नाम क्या होता है भाई, लाइसोजाइम। एक इनके बारे में या इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज याद रखने की, लाइसोजाइम एंजाइम वैसे कोशिका का एक पार्ट भी होता है लाइसोजाइम, ठीक है ना। इसके अलावा ये एक और कौन सा काम करता है, मतलब या और कहाँ पाया जाता है, तो एक तो जब आप का बहुत मेहनत करते हो, ठीक है ना, जब पसीना निकलता है, मतलब ठीक है ना, तब पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, पसीना में, मतलब ठीक है ना, SWEAT। अगर आपने यहाँ पे ई कर दिया तो मिटाई हो जाएगी, ठीक है ना। और एक जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को रुलाते हो तब आंसू बहाते हैं, ठीक है ना, या बहाती है, मतलब चुपके चुपके, तो वो फिर आंसू में भी, टीयर्स में भी ये जो एंजाइम है वो कौन सा है। गर्लफ्रेंड नहीं है तो ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा बुरे हाल होंगे, और गर्लफ्रेंड के आंसू तो फिर भी रुक सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ढंग से नहीं पढ़े, माँ बाप के आंखों से जो आंसू निकलेंगे, आपके दिल से और आंखों से जो बारिश होगी, उसमें ये लाइसोजाइम खूब सारा वेस्ट होगा और उसका फिर कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसीलिए वक्त भगवान ने दिया है, समय अच्छा है, अगली बार की अपेक्षा इसी बार सिलेक्शन ले लो। हो सकता है अगली बार और कोरोना भयानक रूप से आ जाए और हम जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो इस दुनिया में जिंदा ही न रहे, तो फिर हमारा किया हुआ अभी कोई काम नहीं आएगा। मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले टॉपिक में
है ना, या अगले वीडियो में जीभ और दांत के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो का मकसद एमबी छोटी बनती है, आप भी थोड़ा इंटरेस्ट से देखते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई वीडियो की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है ताकि मैं भी थोड़ा सा फ्री रहूँ, मतलब और माइंड फ्री रहे। थैंक यू सुनने के लिए, तैयारी जारी रखिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, theguru2021@gmail.com पे डालिए। और फिर जब हमारा सब्सक्राइब लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपको भी दे सकूं। यकीन रखना मैं बहुत जोशीला और बहुत मोटिवेशनल इंसान हूं। आप अभी संख्या कम है इसलिए वो इतना दर्शा नहीं पा रहा हूं। तो सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया।